हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ट्रीज, जो पोएम है आपकी, उसका सेकंड पार्ट, दैट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। ऑलराइट, इससे पहले हम बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं पोएम का। ठीक है, हमारी जो ऑथर है एड्रियन रिच, उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली हमें एक मैसेज देने की कोशिश करी है। एक तरीके से एक तीर से दो निशाने हुए हैं। एक ही पोएम से हमें दो दो मैसेजेस सीखने को मिले कि जिस तरीके से हम ट्रीज को जो है अब इंडोर्स लगाने लग गए हैं, विच इज़ नॉट रियली दैट देयर प्लेस, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। वो क्या कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू रीच आउट, और ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं घर के अंदर, राइट। एंड वेयर डू दे बिलोंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक तो क्रूअल्टी ये हम कर रहे हैं। दूसरी जो मैसेज है वो ये है कि हम अगर ट्रीज को एज विमेन समझें, है ना, और विमेन की जगह कहाँ है, बाहर वर्ल्ड में है। ठीक है, लेकिन हमने उनको उठा के कहाँ रख दिया, उनको कन्फाइन कर दिया घरों के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे वो जो स्ट्रगल है, सारी जो डिफिकल्टीज है, पेट्रियार्कल सिस्टम है। पेट्रियार्कल सिस्टम मतलब सिस्टम मेड बाय मेन, ठीक है, विच इज डोमिनेंटली विच फेवर्स मेन। ठीक, तो ऐसे सिस्टम से जो है विमेन अब सारे शैकल्स तोड़ के अब धीरे धीरे निकल रही हैं, और इस मूवमेंट को हम पॉपुलरली फेमिनिज्म भी कहते हैं। ऑलराइट, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। हियर इज द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। अब क्या है, स्टार्टिंग ऐसे हो रही है कि जो हमारी ऑथर है उनका जो घर है उसके अंदर क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, एक या देयर आर मेनी ट्रीज ओवर देयर। और क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे जो सारे पेड़ है ना, वो क्या कर रहे हैं, बाहर मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अभी क्या है, अब घर के अंदर ट्रीज हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट में होने चाहिए, वो अब क्या है, घर में पहुंच गए हैं। तो दैट इज रॉन्ग, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट के अंदर जो नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए, जैसे बर्ड्स को जगह मिलनी चाहिए रहने के लिए। जैसा हम जानते हैं कि बर्ड्स होते हैं वो कितने सारे दे मेक नेस्ट्स ऑन द ट्रीज ओनली, है ना। और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी ट्रीज पे ही सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट कि एक तो यहाँ पे क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं है तो भाई कैसा जंगल है वो, राइट। और इंसेक्ट्स को हमारी जगह भी नहीं मिल रही है रहने के लिए। नेक्स्ट चीज है, नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ी सी ट्विस्टेड सी लाइन है ये, एकदम से पढ़ने में मतलब समझ में नहीं आता है। यूजुअली क्या होता है, जब आपका फॉरेस्ट है, ठीक है, एंड यू हैव मेनी ट्रीज ओवर हियर। और अभी हम क्या पढ़ के आए थे, कुर्ग में एक वर्ड पढ़ के आए थे जिसका नाम था कैनपी, है ना। तो कैनपी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे पेड़ होते हैं तो उनके जो पूरे लीव्स हैं ऊपर के, द टॉप मोस्ट लीव्स, वो क्या करते हैं, एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, राइट। तो ऐसा ही क्या होता है कि जब आपके फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है ऊपर, रूफ लाइक स्ट्रक्चर, बट ये एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, लीव्स की वजह से है। तो जब सन रेज आती हैं तो वो क्या करती हैं, इनसे पास होके यहाँ पे शैडो कास्ट करती है। ठीक है, और वो शैडो के अगल बगल में थोड़ा थोड़ा सन की रेज भी आती हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो सन है ना, वो फीट किसको बोल रहे हैं, हम रेज को बोल रहे हैं, कि उस शैडो में जो सन है वो अपनी रेज को, यानी अपनी फीट को नहीं छुपा पा रहा है या कंसील कर पा रहा है। ऑलराइट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और अब क्या बोल रही हैं वो, कि अभी सारे इतनी सारी जो रातें गुजरी हैं, अब रातों गुजरी का मतलब क्या है कि भाई जो डार्क टाइम्स निकले हैं, जो इतने सारे दिन थे जिनकी रातें थीं, और उसको हम कैसे सिंबलाइज कर रहे हैं कि इट वाज अ डार्क टाइम। क्यों, क्योंकि ट्रीज जहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, वुमेन जहाँ पे बिलोंग कर रही हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी बाय द मॉर्निंग। और मतलब क्या बोलते हैं कि भाई हर रात का सवेरा होता है ना। तो ये एक जो लंबी रात चल रही है, दैट इज अननेचुरल, जो कि हमने विमेन के साथ किया है या ट्रीज के साथ किया है, वो जो है अब खत्म होने वाली है और एक नई सुबह आने वाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एम्प्टी फॉरेस्ट। अब ध्यान दो, क्या पूछ रहा है, एम्प्टी फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में चीजें पूछ रहा है कि व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला, नो बर्ड कुड सिट। भाई ऑब्वियस सी बात है, फॉरेस्ट एम्प्टी है तो बर्ड कहाँ बैठेंगे, करेक्ट। ठीक है, नो इंसेक्ट कुड हाइड, करेक्ट, इंसेक्ट्स भी कहीं छुप नहीं पा रहे हैं।
सन कुड नॉट बेरी इट्स फीट इन द शैडो, जो शैडो बन रही है ट्रीज की लीव्स की वजह से, कैनपी की वजह से, उसमें क्या हो रहा है, वो रेज जो है बेरी नहीं कर पा रहा है सन, दैट मीन्स अपने फीट बेरी नहीं कर पा रहा है. तो दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. ऑलराइट. Next, what does the phrase no sun bury its feet in shadow suggest in the poem? अब हो सकता है कि भाई आपने पोएम अच्छे से पढ़ी भी हो, लेकिन आपको ये जो स्टेटमेंट है वो इतना कंफ्यूजिंग लगे ना कि आप थोड़े से पेपर के टाइम पे ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओ. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में बिठा लो और उसको इमेजिन करने की कोशिश करो. ठीक है. द सन इज सेटिंग बिहाइंड द ट्रीज. अब वो क्या कह रहे हैं कि सन जो है वो सेटिंग लाइक इट इज ढल रहा है सूरज, ठीक है, पेड़ों के पीछे. बट इस तरीके की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. द सन रेज आर फॉर्मिंग शैडोज ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रीज. अब देखो, एकदम से देखने में क्या लगेगा ना कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसको मार्क कर देते हैं. लेकिन सन रेज आर फॉर्मिंग शैडोज, शैडोज तो बन ही नहीं पा रही है ना. क्यों? और वो कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ट्रीज, हम तो देख के आए कि वहां पे एब्सेंस है ट्रीज की, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज ही नहीं है. तो मतलब ये दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. सन कैन नॉट सेटल इट्स बर्निंग रेज इन द कूल शैडो ऑफ द फॉरेस्ट. यही चीज हो रही है कि जो सन है वो अपने जो फीट हैं वो उसमें बेरी नहीं कर पा रहा है, अपनी रेज को छुपा नहीं पा रहा है उन शैडोज में. ऑलराइट. सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. द सन इज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे. ऑब्वियस सी बात है, सन के टायर होने की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरेस्ट एट नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इन द स्टैंजा. अब क्या बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट का जो कंपैरिजन किया गया है वो नाइट में कैसा है और फिर मॉर्निंग में कैसा है. मतलब मॉर्निंग अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आप धूप को समझ लो, मॉर्निंग जैसे अर्ली मॉर्निंग 4-5 इस टाइप का टाइम. ठीक है. फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी इन द नाइट. फॉरेस्ट जो है वो एम्प्टी था. फॉरेस्ट वॉज फुल इन द नाइट्स. अब देखो, फॉरेस्ट नाइट में फुल था या नाइट में एम्प्टी था. फॉरेस्ट नाइट में एम्प्टी था क्योंकि अभी क्या है, जो पेड़ थे वो अंदर ही थे घर के, राइट. फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. गॉट इट. कि अब क्या है, फॉरेस्ट जो है वो बाय मॉर्निंग क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ हैं वो घर से बाहर निकल चुके होंगे. अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप देखो सही क्या है, वॉज फुल इन द नाइट. नाइट में वो भरा हुआ नहीं था फॉरेस्ट, क्योंकि नाइट में तो पेड़ पूरा वो स्ट्रगल चल रहा था वरांडा से रूट्स का, ब्रांचेस का, विंडो पेन पे, एंड ऑल दैट वॉज हैपनिंग. तो नाइट में इट वॉज नॉट फुल. तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए और सी है. दैट मीन्स दैट बोथ ए एंड सी, द डी ऑप्शन विल बी राइट. नेक्स्ट, विच वर्ड डज नॉट मीन द सेम एज बेरी. बेरी का मतलब क्या होता है, या बरी बोल सकते हो आप, वैसे कुछ भी बोलो. ठीक है. बेरी का मतलब क्या होता है, दफनाना. ठीक है, उसको छुपाना एक तरीके से. ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं. पहला वर्ड है हाइड. बेरी का मतलब क्या है, आप छुपा दे रहे हो, है ना. दफना रहे हो मतलब आप दूसरी चीजों से आप मतलब आप उनको देख नहीं सकते उस चीज को, राइट. तो हाइड भी हो गया, क्या हो गया, करेक्ट. कंसील, कंसीलर सुना होगा आपने मेकअप में, लड़कियों ने तो सुना ही होगा, ऑफ कोर्स लड़कों ने भी सुना होगा. आई एम होपफुल, है ना. लेकिन क्या होता है, जैसे आपके कुछ ब्लेमिशेस होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो आप छुपाना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, एक कंसीलर, एक फाउंडेशन टाइप की चीज़ आती है, क्रीम आती है, जिससे आप उसको छुपा लेते हो, राइट. सो कंसील भी आपका सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड है. अब आता है रिवील. रिवील का मतलब क्या है, रिवील, रेवलेशन, दिखना, है ना. कुछ चीज हो गई जो अब दिख रही है, तो यही क्या हो गया, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया. बिकॉज ये वर्ड हमें पूछा गया था डज नॉट. सी मैं भी कंफ्यूज हो गई यहाँ पे. ठीक है, डज नॉट मतलब बेरी का मतलब हाइड, कंसील और शील्ड तो है ही, लेकिन रिवील नहीं है. और शील्ड का मतलब क्या होता है, शील्ड भी तो एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि जो वॉर्स होते हैं, पुराने टाइम के जो कॉस्ट्यूम्स होते थे, जो अटायर होता था जिसमें वॉर लड़ा जाता था, उसमें शील्ड होती थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो उससे भी क्या कर रहे हो, आप अपने आप को छुपा रहे हो. ठीक है, तो ये भी जो वर्ड है वो सिमिलर इन मीनिंग है बेरी के, एंड रिवील इज द करेक्ट आंसर. Next extract. All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. और हम देख के आए थे कि वरांडा क्या होता है, जैसे आपका घर होता है, घर के बाहर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कवर्ड होता है.
ठीक है, जिसमें यूजुअली आप क्या होता है बैठ जाते हो कभी कभार बाहर, मम्मी पापा बैठ जाते हैं चाय लेके, है ना, तो वो घर के बाहर गार्डन से पहले जो जगह होता है दैट इज नोन एज द वरांडा। और क्या हो रहा है कि पूरी रात जो है जो रूट्स हैं पेड़ों की वो क्या कर रही हैं, डिसंगेज करने की कोशिश कर रही हैं, मतलब अलग होने की कोशिश कर रही हैं, फ्री होने की कोशिश कर रही हैं फ्रॉम द क्रैक्स, जो क्रैक आ गए हैं वरांडा के फ्लोर में उसमें से। ऑलराइट, the leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion। और क्या हो रहा है कि जो लीव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, विंडो पेन जो है, विंडो के ऊपर ग्लास लगा होता है ना, इसमें क्या कर रही है लीव जो है वो प्रेशर पुट कर रही है ताकि वो उसको तोड़ के निकल सके। और जो ट्विग्स हैं, ट्विग्स का मतलब क्या है, छोटे छोटे स्टेम्स पेड़ में, ठीक है, तो ट्विग्स जो हैं वो स्टिफ हो गए हैं, क्योंकि जब आप प्रेशर लगाते हो किसी चीज पे तो आप क्या करते हो, अपने हाथ को स्टिफ करते हो, राइट। अब ऐसे ढीले ढीले करके थोड़ी ना प्रेशर लगाते हो, स्टिफ करते हो। तो ऐसे ही जो ट्विग्स हैं वो भी क्या हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं एक्सर्शन से, मतलब फोर्स से। Long cramped bows shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors। और क्या कह रहे हैं, अब क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा। बोज का मतलब मेन ब्रांचेस, ब्रांचेस जो हम अभी देख के भी आए थे, बोज का मतलब, ठीक है। शफलिंग क्या होता है, जैसे बहुत रैपिडली मूव करना, टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो आपकी लंबी ब्रांचेस हैं वो बहुत ज्यादा मोशन में कोशिश कर रही हैं कि वो निकल जाएं वहां से। एंड ऑल्सो इसको कंपेयर कैसे किया गया है, जैसे डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, क्या होता है, आप किसी को भी रहना पसंद नहीं होता, राइट। तो वो क्या करते हैं कि भाई जब उनको मौका मिलता है कि हाँ भाई आप डिस्चार्ज हो गए हो, तो एकदम भाग के निकलते हैं बाहर, राइट। अब भाग के क्यों नहीं निकल पाते हैं, मेंटली तो निकल रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि अंडर मेडिकेशन होते हैं एंड थोड़ा सा हॉस्पिटल का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी डिफरेंट होता है, उस वजह से वो क्या होता है, थोड़े हाफ डेज्ड, मीन्स थोड़े से कॉन्शियस कम होती है, सब कॉन्शियस होते हैं एंड वैसे ऐसे करके जा रहे होते हैं, उससे आपको कंपेयर किया गया है। ऑलराइट, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, What is being compared with the newly discharged patients? अब यही चीज आ गई सबसे पहले कि न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट्स हैं उनको किस चीज से कंपेयर किया गया है, किस चीज को इनसे कंपेयर किया गया है। बोज, बो का मतलब हमें पता है मेन ब्रांच, तो बो को ही क्या कहते हैं हम कंपेयर कर रहे थे, मेन ब्रांच ऑफ द ट्री। अब सी अब यहाँ पे आपको बोज का मतलब पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका बोज का मतलब ही है मेन ब्रांच ऑफ द ट्री, और वो ऑप्शन में गिवन है। बोथ ए एंड बी, यस, एंड रूट्स नहीं, रूट्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, तो जो ऑप्शन आपका है सी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। रूट्स डिसएंगेज देमसेल्व्स, ओके, डिसएंगेज का मतलब हमें पता है छुड़ाना अपने आप को, ठीक है, लूजन अप करना। ट्विग्स आर लूज विद एफर्ट, क्या है, ट्विग्स जो है वो एफर्ट से लूज हो गए हैं, ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि ट्विग्स जो हैं वो इतने ज्यादा एक्सर्शन से क्या हो गए थे, स्टिफ हो गए थे, लूज नहीं हुए थे, ठीक है। सो यही जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दिस इंप्लाइज दैट द आंसर इज गोइंग टू बी बी ऑप्शन, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, दैट मीन्स नॉट ट्रू। फिर सी ऑप्शन क्या कह रहा है, मेन ब्रांच ऑफ द ट्री शफल, बोज जो है वो शफल कर रहे हैं, वो अभी हम देख के आए। लीव्स पुश टुवर्ड्स द ग्लास, और जो लीव्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं ग्लास पे, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स इट्स द रॉन्ग आंसर, ठीक है। वाई डू द रूट्स वर्क ऑल नाइट, अब जो रूट्स हैं वो रात भर क्यों काम कर रही हैं, पहला टू सेट फ्री, फ्री होना चाहती हैं, यस। ब्रेक द बाउंड्रीज, ब्रेक द बाउंड्रीज मतलब सारे शैकल्स को तोड़ के, सारे जो लिमिटेशंस हैं उनको तोड़ के निकलना चाहती हैं। टू मूव आउट ऑफ द हाउस ऑफ टू द फॉरेस्ट, हाउस से बाहर निकल के कहाँ जाना चाहती हैं, फॉरेस्ट में जाना चाहती हैं। तो भाई ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं, दैट मीन्स द आंसर इज डी। विच वर्ड मीन्स द सेम एज डिसएंगेज, अब डिसएंगेज का मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी चीज से अलग करने की कोशिश करना, ठीक है। एक होती है एंगेजमेंट, मतलब आप एक साथ ले आए, है ना, पॉपुलरली जैसे हम जानते हैं कि एंगेजमेंट एक मैरिज का फंक्शन होता है, राइट, वेयर यू एक्सचेंज रिंग्स एंड यू आर लाइक काइंड ऑफ एंगेज्ड, कि हाँ भाई अब आप साथ हैं, देन यू विल गेट मैरिड, राइट। तो यहाँ पे आप डिसएंगेज मतलब उसका ऑपोजिट, अलग होना। अब लूजन, लूजन हमें पता है कि भाई लूज होगा किसी चीज से, जैसे अगर आप किसी चीज में, जैसे अब मैकेनिकली सोचें किसी चीज को आपने पकड़ रखा है तो वो इंगेज्ड है, लेकिन डिसएंगेज करने के लिए उसको पहले ढीला तो करना पड़ेगा, राइट। सो दिस मीन्स लूजन भी मतलब है। डिपार्ट, अलग होना, रूट्स यही तो कर रही थी, वो डिसएंगेज कर रही थी, डिपार्ट करना चाह रही थी,
है ना, तो दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और डिसकनेक्ट मतलब आप कनेक्ट लूज कर रहे हो कहीं पे, सो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेन? स्ट्रेन मतलब क्या होता है? प्रेशर लगाना, ठीक है। टेंशन, टेंशन आप यूजुअली जब आप फिजिक्स पढ़ोगे उसमें आपको पता लगेगा कि जो टेंशन होती है, जैसे आप जब स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ोगे या इलास्टिक्स के बारे में पढ़ोगे, तो जब आप उसको ऐसे स्ट्रेच करते हो तो यू क्रिएट टेंशन इन दैट स्ट्रिंग। कैसे? कि वो जो स्ट्रिंग है ना, फिर आप फोर्स लगा रही है अपने आप को उस पोजिशन में मेंटेन करने के लिए, तो उस फोर्स को आप टेंशन कहते हो। ऑलराइट, सो ये स्ट्रेन जो है वो वर्ड आपका टेंशन जैसा ही है, टेंशन इज द सिमिलर वर्ड। ऑलराइट, ठीक है जी। प्रेशर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, अ टाइप ऑफ स्ट्रेन। एक्सर्जन हम अभी पढ़ के आए थे कि फोर्स ही है जिसकी वजह से ट्विग्स क्या है, स्टिफ हो गए हैं। सो दैट मीन्स दैट ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सर्शन? अब क्या है, उन्होंने दोबारा घुमा के पूछ लिया कि अब एक्सर्शन का मतलब बताओ। पहले स्ट्रेन का मतलब पूछ रहे थे, अब एक्सर्शन का मतलब बताओ। एफर्ट, यस, एफर्ट मारना किसी चीज के लिए, ठीक है। स्ट्रेन, यस। बोथ ए एंड बी, यस। एंड रिलैक्स्ड, नहीं, क्योंकि आप किसी चीज में एफर्ट मार रहे हो, किसी चीज में आप इंटेंसली काम कर रहे हो उसकी तरफ, तो आप रिलैक्स थोड़ी ना हो सकते हो। सो द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, I sit inside, doors open to the veranda like writing long letters. अब यहाँ पे सी आपको पूछ सकते हैं कि I कौन है, ठीक है। आपको इनडायरेक्टली आपको ऑथर का नाम ही पूछ रहे हैं, ठीक है। सो वी नो दैट I जो है वो यहाँ पे ऑथर खुद हैं, पोएट खुद हैं, दैट इज एडियन रिच। ऑलराइट, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वो क्या है, अब लंबे लंबे खत लिख रही हैं, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब क्या है कि जो स्केर्सली का मतलब क्या होता है, बहुत कम, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही उन्होंने मेंशन किया इस चीज़ का कि भाई जो फॉरेस्ट है, जो ट्रीज़ हैं, वो अब क्या हो रहा है, घर छोड़ के फॉरेस्ट में जा रहे हैं। और इसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि उनका मानना है कि अगर हमें इतना ही इंटरेस्ट होता, जिसको भी वो लेटर लिख रही हैं, कि अगर हमें इतना ही इंटरेस्ट होता ट्रीज़ में, या फिर कह सकते हैं कि वुमेन में, उनकी लिबरेशन में, तो ये नौबत ही नहीं आती। सो इट इज़ मतलब इट्स ऑफ नो यूज़ कि अब मैं लेटर्स में उनकी इस मूवमेंट के बारे में बताऊं। ऑलराइट, द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। और क्या हो रहा है कि नाइट एकदम फ्रेश है, एकदम शांत अच्छी नाइट दिख रही है, रात है, और पूरा मून दिखाई दे रहा है, ठीक है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। और क्या है, किसकी खुशबू आ रही है? लीव्स और लाइकन की आ रही है। लाइकन हमें पता है कि इट्स अ पैरासाइट जो आपके ट्रीज पे ग्रो करता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। ऑलराइट, और ये जो क्या है, इसकी जो स्मेल है, लीव्स और लाइकन की जो स्मेल है, वो कैसे आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज दे रही हैं, और वो एकदम अंदर, रूम के अंदर तक वो आवाज पहुंच रही है, ठीक है। तो द क्वेश्चन, वॉट डज वरांडा स्टैंड फॉर? अब वरांडा क्या होता है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है, हो सकता है उसको लग जाए कि भाई क्या पता ये तो नाम हो, है ना, लेकिन नेम ऑफ द राइटर नहीं है, रूम भी नहीं है, और फॉरेस्ट भी नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। व्हाट अ वरांडा इज, अ रूफ्ड प्लेटफॉर्म अलोंग द आउटसाइड ऑफ अ हाउस लेवल्ड विद ग्राउंड फ्लोर। और क्या है कि उसका लेवल जो होता है वो ग्राउंड पे ही ग्राउंड लेवल पे ही होता है, लेकिन आपके वो घर के आगे होता है, एंड उस पे रूफ लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट मीन्स? डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट जो फ्रेज है उसका मतलब क्या है? मूविंग इन ऑफ द ट्रीज इन द हाउस। भाई मूव इन कर रहे हैं ट्रीज हाउस के अंदर नहीं, हमको पता है कि जो ट्रीज हैं वो घर से निकल रहे हैं, है ना, डिपार्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। डेथ ऑफ द ट्रीज, क्या है, ट्रीज दे हैव ड्राइड अप, और उनका खत्म हो गए ट्रीज, बिल्कुल नहीं। मूविंग आउट ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द हाउस, यस, और नन ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो घर के अंदर हैं, और अब क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को डिसएंगेज कर रहे हैं और वो बाहर निकल रहे हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वॉट रीचेज लाइक अ वॉइस इन द रूम, और क्या है, आवाज की तरह क्या चीज आ रही है घर के अंदर, रूम्स के अंदर? स्मेल ऑफ फ्लावर्स, लेकिन फ्लावर्स की तो हमने कहीं बात ही नहीं करी। स्मेल ऑफ लाइकन, यस। स्मेल ऑफ लीव्स, यस। सो दिस इम्प्लाइज दैट
Both B and C is going to be the correct answer. Lichens are, अब lichen के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं कि lichen क्या होते हैं. Typically forms a low crusty leaf like or branching growth, a simple slow growing plant, found on rocks, walls and trees, all of the above. क्या है भाई, ये तीनों ही चीजें क्या है, लाइकन को डिस्क्राइब करती हैं. लाइकन कहीं पे भी हो सकता है. दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट. और माई कौन है यहाँ पे, दोबारा पूछ सकते हैं. माई, हु इज माई, कौन बात कर रहा है ये. तो ऑथर बात कर रही हैं, पोएट बात कर रही हैं जो है एड्रियन रिच. और वो क्या बोल रही हैं कि मेरा जो सर है, मेरा जो दिमाग है, उसके अंदर क्या हो रहे हैं, बहुत सारे देर आर अ लॉट ऑफ विस्पर्स गोइंग ऑन, बहुत सारे फुसफुसा के चीज़ें, साउंड्स आ रही हैं मेरे दिमाग में, जो कि कल क्या है वो साइलेंट हो जाएंगे. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. और ध्यान से सुनो कि अब क्या है, जो ग्लास हैं, जो विंडोज हैं, उसके ग्लास हैं, वो क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं. और ट्रीज जो है वो स्टम्बल कर रहे हैं, मतलब ऐसे लड़खड़ा के आगे बढ़ रहे हैं टू द फॉरेस्ट इन द नाइट. विंड्स रश टू मीट देम. और हवा जो है एकदम से आके ट्रीज को ग्रीट करने के लिए वहां पे खड़ी है या आ गई है. इट इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स देम. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. और क्या है, ओक एक ऐसा ट्री होता है जिसकी लकड़ी यूजुअली क्या करते हैं, फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज ट्री. ऑलराइट, तो क्या है, जब वो ओक ट्री भी जाहिर सी बात है बाहर निकला है, तो अब क्या हो रहा है कि ओक्स के जो ब्रांचेस हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके उनके ब्रांचेस की वजह से ऐसा लग रहा है कि जो ट्री है, वो जो मून है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया है. और क्या है, अब ऐसे टॉलेस्ट ओक, सबसे ऊंचे ओक के क्राउन पे रखा है, ऊपर रखा है मून. ठीक है, ऐसा अब यहाँ पे दिख रहा है. सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम. अब क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. किस चीज, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास जो है वो टूट गए हैं. द हेड ऑफ द ट्रीज इज फुल ऑफ विस्पर्स. एकदम से देखोगे ना, लगेगा यही ऑप्शन सही है. नहीं, मतलब इसके हिसाब से सही है, वैसे लगेगा कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट सही है, तो ये गलत होगा यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हेड ऑफ ट्रीज, ट्रीज के हेड की नहीं, यहाँ पे पोएट के हेड की बात हो रही थी. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग एज दे आर इन हरी. ऑल आर करेक्ट. ऑलराइट, सो आपका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. वाई विल द विस्पर्स बिकम साइलेंट द नेक्स्ट डे. जो अभी पोएट के हेड में जो है विस्पर्स चल रहे हैं, वो अगले दिन साइलेंट क्यों हो जाएंगे. बिकॉज द ट्रीज विल गिव अप टुमारो. अब अगले दिन क्या होगा, जो भी मूवमेंट चल रही है, जो भी ऑल दैट फोर्स, ऑल दैट प्रेशर दैट इज गोइंग ऑन, वो सब अब हार जाएंगे, वो हिम्मत हार जाएंगे और वो छोड़ देंगे. नहीं, दैट इज नॉट द केस. बिकॉज ट्रीज विल मूव टू द फॉरेस्ट. अब क्या होगा, जो घर से जो ट्रीज हैं जिनकी वजह से वो विस्पर्स आ रही हैं, वो सारे जो पेड़ हैं वो कहाँ जा चुके होंगे, फॉरेस्ट में जा चुके होंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. द ट्रीज विल बी ड्राइड अप. नो, नन ऑफ दीज. नो. वॉट डज द ग्लास इज ब्रेकिंग सिग्निफाई. ग्लास ब्रेक हो रहे हैं, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या उससे हमें पता लग रहा है. द नॉइज मेड बाय द ट्रीज ब्रोक द विंडो. क्या है, जो ट्रीज ने आवाज करी है उसकी वजह से विंडो टूट गई है. नहीं. द ट्रीज आर ब्रेकिंग द ग्लास एंड मूविंग आउट. द ट्रीज आर ब्रेकिंग द बाउंड्रीज अराउंड देम एंड सेटिंग फ्री. देखो, ये दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही कह रहे हैं कि क्यों, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है लीव्स के द्वारा, ट्विग्स के द्वारा. दैट इज वाई द ग्लासेस आर ब्रोकन. एंड इसी वजह से द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ बी एंड सी. ऑलराइट, नेक्स्ट. वाई आर द ट्रीज स्टम्बलिंग. अब जो पेड़ हैं वो स्टम्बल क्यों कर रहे हैं. बिकॉज दे डू नॉट हैव लेग्स. ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पोएम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं है. बिकॉज दे आर इन अ हरी टू मूव आउटसाइड आफ्टर द ब्रेकिंग द ग्लास. बिकॉज दे आर टेरिफाइड. एंड नन ऑफ दीज. अब क्या है, क्योंकि उन्हें, हमें पता है कि जो पेशेंट से कंपेयर किया गया था पेड़ों को, कि वो क्या है, जल्दी में चलते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहे होते हैं. बिकॉज वो क्या होता है, सब कॉन्शियस होते हैं थोड़े, उनमें ऐसे वो हाफ डेज्ड होते हैं, ऐसे स्लो मोशन में निकल रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर से वो चीज़ होती है कि भाई हमें अब जल्दी यहाँ से निकलना है. तो ट्रीज जो है वो जल्दबाजी में निकल रहे हैं, बट क्योंकि वो इतने टाइम से स्टेशनरी रहे हैं, इस वजह से वो दे आर स्टम्बलिंग, वो लड़खड़ा रहे हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर.
सिलेक्ट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड फ्लैश. अब फ्लैश जो वर्ड है, चमक, उसके लिए आपको सिनोनिम चूज करना है. शाइन, चमक, फ्लेयर का ही मतलब वो होता है. ग्लेयर, ग्लेयर इज ऑल्सो, ग्लेयर एंड फ्लेयर आर बोथ सिनोनिम्स, और मतलब दोनों का सेम मतलब होता है. ऑल राइट, तो दोनों करेक्ट हैं. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि डार्क तो भाई, चमक, कोई चीज डार्क होगी तो वो चमकेगी कैसे, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ऑल राइट, तो आई थिंक अब ये हमारे सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं. अब जल्दी से चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? ये क्वेश्चन बिल्कुल सारे पोएम्स में आपसे पूछा जाएगा, स्टोरीज में पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है. Adrian Rich's poem The Trees talks about nature. It says that people have harmed nature in their conflicts with it. और क्या हो रहा है कि हम नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रीज के बारे में, जाहिर सी बात है नेचर है, राइट? और क्या है कि पीपल मतलब अस ह्यूमन बींग्स हैव हार्म्ड द नेचर, क्योंकि हमें अपना बेनिफिट उसमें देखना है, और हम कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट में है फॉरेस्ट से, है ना, एक लड़ाई चल रही है फॉरेस्ट से हमारी. People have become selfish and greedy, taking everything they can without thinking about nature. और क्या है कि अब हम greedy होते जा रहे हैं, हम बस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, हम हम मतलब अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, आगे और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि हाँ अब हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेचर, जो इन टर्न आगे जाके हमको ही दिक्कत करेगी. क्यों? क्योंकि अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं. अब हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा लंबे टाइम तक. They have cut down trees, making the forest empty. Forest where trees, birds and insects live naturally. और क्या है, अब सोचो आपके घर में कोई आए और तोड़फोड़ मचा के चले जाए, आपके हैबिटेट को खराब कर दे, तो क्या लगेगा आपको? खराब लगेगा, गुस्सा आएगा आपको. तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि हमारे जो ट्रीज जहाँ पे होते हैं, ट्रीज की वजह से बर्ड्स वहाँ रहते हैं, इंसेक्ट्स वहाँ पे रहते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स इतने सारे रहते हैं, उस जगह को हम जाके क्या करते हैं, काट देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर आर बेनिफिट. बट विदाउट ट्रीज द बैलेंस इन नेचर इज अपसेट. और क्या हो रहा है कि इस पोएम के हिसाब से ट्रीज के बिना फॉरेस्ट में जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है. द पोएम टेल्स अस दैट ट्रीज लाइक पीपल नीड फ्रीडम. और पोएम हमें बताती है कि भाई जैसे हमें फ्रीडम चाहिए, हमें अपना फ्रीडम प्यारा है कि हम कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ भी करें, ऐसे ही ट्रीज भी क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं फ्रीडम. दे कैन ग्रो नेचुरली एंड बी फ्री व्हेन दे आर इन द फॉरेस्ट. और वो क्या कर सकते हैं, नेचुरली ग्रो कर सकते हैं और फ्री हो सकते हैं जब वो फॉरेस्ट में रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनका नेचुरल हैबिटेट है. ऑलराइट, ऑल्सो When thinking of the trees as women in the poem, जैसा कि हम देख के आए थे, जो trees हैं वो सिम्बॉलिफाई कर रहे हैं किसको, women को. The central theme shifts to one of empowerment and liberation. अब जो सेंट्रल थीम है, अभी तक हम नेचर और उसके प्रेजर्वेशन पे बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि जो थीम है वो एम्पावरमेंट और किस पे शिफ्ट हो गया है, लिबरेशन पे. एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है भाई, विमेन के हाथ में पावर होना कि वो कुछ भी कर सकें, वो इंडिपेंडेंट हो सकें. लिबरेशन का मतलब होता है फ्री होना, फ्रीडम होना, उनके ऊपर किसी की अथॉरिटी ना होना. इन दिस इंटरप्रिटेशन, मतलब ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो हम जिस तरीके से हम पोएम को सोच रहे हैं, द पोएम कैन बी सीन एज अ मेटाफोर फॉर वुमेन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स एंड पेट्रियार्कल नॉर्म्स. और यहाँ पे थोड़े हैवी शब्द आ गए हमारे पास, लेकिन क्या देख रहे हैं कि भाई मेटाफोर, वही मतलब कि सिंबॉलिफाई कर रहे हैं जब हम ट्रीज को वुमेन के लिए, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अब जो है औरतें या वुमेन जो हैं वो अब ये जो मैन मेड, मतलब मैन से मतलब ह्यूमंस नहीं कह रही हूँ मैं, ह्यूमन पेट्रियार्कल सेटअप की बात हो रही है. मेन जो आदमी है, जो मेल जेंडर है, उन्होंने जिस तरीके के कंस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वुमेन पे, वो अब जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है, राइट, उनको तोड़ के जो है अब वुमेन क्या बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और वो घर से बाहर निकल रही हैं. सो दिस इज द सेंट्रल थीम इफ वी थिंक ऑफ द ट्रीज एज वुमेन. ऑलराइट, नेक्स्ट, limitations and restrictions create a quiet struggle as shown in the poem The Trees Justify. अब वो कह रहे हैं कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिट में रखने की कोशिश करते हैं, उनको फ्रीडम उसे अलग रखते हैं, उनका फ्रीडम छीन लेते हैं, तो एक क्वाइट, एक शांत स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमें इस पोएम में देखने को मिला है. अब इसी को हमको जस्टिफाई करना है यहाँ पे थ्रू द पोएम द ट्रीज. ऑलराइट,
This poem talks about how important freedom is for everything in nature, whether it's a person, an animal or a tree. कि भाई freedom तो सबके लिए important है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो human beings हैं या फिर animals हैं. When there are no trees in the forest, it affects birds, insects and even the way the sun shines. और क्या है पोएम के हिसाब से, जब हम फॉरेस्ट में ट्रीज हटा देते हैं, ट्रीज को हमने घर के अंदर रख दिया है, वो किन किन को इफेक्ट कर रहा है, बर्ड्स को कर रहा है, इंसेक्ट्स को कर रहा है, और कहीं ना कहीं सन के शाइन करने में, सन के उस एक्टिविटी में भी हैम्पर कर रहा है. फ्रीडम कैन बी लाइक अ साइलेंट बैटल, जस्ट लाइक व्हेन ट्री रूट्स स्लोली फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम क्रैक्स इन द वरांडा. अब क्या है, यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं, तो यही जो आपने उनको कन्फाइनमेंट में रखा है, उनका फ्रीडम ले लिया है, उसने जनरेट किया है एक शांत स्ट्रगल, जो कि जो पेड़ों की मूवमेंट्स हमें पता लग रहा है कि वरांडा में जो क्रैक्स हैं उससे वो स्लोली स्लोली क्या कर रहे हैं, अपने आप को डिसंगेज कर रहे हैं. In the poem, the tree breaks through the glass and gain the freedom to move into the forest. और वो क्या कर रहे हैं कि जो लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर पुट कर रहे हैं, और वो तोड़ के उस ग्लास विंडो को फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. दिस illustrates that when something isn't allowed its freedom, it will find a way to break free and live as it should. और क्या है, इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा अगर हम किसी को इस तरीके से लिमिट करके रखते हैं, उनका फ्रीडम ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको रियलाइज होगा कि अब मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगी या लड़ूंगा, तो nobody is going to save me, वो स्ट्रगल मुझे ही करना पड़ेगा, and they will break free. All right. Next, a conflict between man and nature is going on. Men are disregarding the natural growth of plants and trees. The nature also rebels against the destruction. Elaborate. अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मैन और नेचर के बीच में, उससे क्या हो रहा है कि हम जो है डिसरिगार्ड कर रहे हैं नेचुरल ग्रोथ. अब देखो, हम बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट्स बना रहे हैं ताकि हम उनको घर में रख लें, या फिर उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाए. तो हम क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन को हम इंटरप्ट कर रहे हैं. तो इसी को एलैबोरेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया है. People are damaging nature because they are being selfish, greedy and wanting a lot of things. They are causing a lot of problems for nature. They are trying to use everything from nature without thinking about the consequences. और क्या करें, हम जितना भी भाई अवेलेबल है हम सब कुछ यूज़ करना चाहते हैं. हम आगे की जनरेशन के बारे में या फिर इन सारे रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं. बट पीपल हैव फॉरगॉटन दैट इफ़ दे डिस्ट्रॉय टू मच इट कैन मेक थिंग्स इवन वर्स. और क्या है, हम सोच ही नहीं रहे हैं ये चीज़ कि भाई अगर हम इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे, फॉरेस्ट को ही उगने नहीं देंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल. दे आर कटिंग डाउन ट्रीज एंड रूइनिंग वेयर एनिमल्स लिव. और क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और वो जगह ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. This is making the earth get warmer overall and which is called global warming. Global warming के बारे में आपने सुना ही होगा, because the overall temperature of the earth is increasing because we are cutting down trees at a alarming rate. If people don't stop these actions, there might be too much melting ice from the north and south poles and that could lead to flooding. और ग्लोबल वार्मिंग के और इस तरीके के डिस्ट्रक्शन से बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जिसमें से एक आफ्टर इफेक्ट ये है कि जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जो पूरे स्नो से कवर्ड हैं, वो क्या हो रही हैं, मेल्ट हो रही हैं. और फिर क्या है, वो सब्सिक्वेंटली फ्लडिंग या और सारी बहुत चीज़ें, नेचुरल डिजास्टर्स क्रिएट करती हैं. सो पीपल नीड टू रियलाइज दैट वॉट दे आर डूइंग एंड वर्क टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हिज हार्म. हाँ, और क्या है कि भाई अब हमारे पास इट्स हाई टाइम कि अब हम ये सारी चीज़ें रियलाइज करें और अब ये जो द हार्म वी आर कॉजिंग टू द अर्थ, हम उस चीज़ को रोक दें. ऑलराइट. नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट टॉक अबाउट द मून इन द पोएम. मून के बारे में जो पोएट है उन्होंने कैसे बात करी है. इन द पोएम द पोएट एड्रियन रिच मेंशंस द मून ट्वाइस. और क्या है, मून का जो जिक्र है पोएम में 2 बार हुआ है. फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ वन ऑफ द पार्ट्स यहाँ पे स्टैंजास लिख देते हैं, ठीक है. She says it's night time and the moon is complete and very bright in the wide open sky. और क्या है कि रात का टाइम है और बिल्कुल शांत रात है और उसमें क्या है, मून जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से शाइन कर रहा है, ग्लेयर कर रहा है.
Then she describes the trees leaving the house and it seems like the moon is breaking into many parts. और क्या हो रहा है, उसके बाद जब ट्रीज जो है वो बाहर निकल रहे हैं वहां से, तब क्या हो रहा है, ओक ट्री की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मून जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया है. ईच पीस शाइनिंग ऑन इट्स ओन, और हर पीस जो है वो अलग अलग चमकता हुआ दिखाई दे रहा है. द मून इज लाइक अ क्राउन ऑन द टॉलेस्ट ओक ट्री. और क्या है कि भाई जो हमारा ओक ट्री है जिसके ऊपर, अब क्राउन कहाँ पहना जाता है, ऊपर ही पहना जाता है ना, तो एक तरीके से वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्राउन पे पहना है, क्राउन की तरह मून को पहना है किसने, टॉलेस्ट ओक ट्री ने. ऑलराइट, नेक्स्ट, consider the significance of breaking glass and the shattered moon in the poem's climax. Climax का मतलब क्या होता है, ending, finale. What might these elements symbolize and how do they affect the message of the poem? और क्या है कि breaking glass, shattered moon, ये इस तरीके की जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये ना जो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है, in the the ultimate message of the poem. In the poem, the breaking glass and shattered moon are important symbols. ये क्या है, important symbols हैं जिससे हमें एक larger message provide हो रहा है. They show a big changes happening. इससे पता चलता है कि एक change आ रहा है, एक नया time develop हो रहा है. The breaking glass represents things are suddenly changing, like the trees leaving the house. It makes the poem feel urgent and chaotic. और क्या है भाई, इतना ज़्यादा एक कल्चरल चेंज आ रहा है, अगर हम एज वुमेन सोचें ट्रीज़ को, कि भाई अब वो क्या कर रही हैं, जो कल्चर चला आया है, पेट्रियार्कल सेटअप चला आया है, उसको तोड़ के आगे बढ़ रही हैं. तो ये इससे पता चलता है कि और ये स्मूथ तो नहीं होगा, राइट. आप किसी भी कोई नई चीज़ करते हो, इट इज़ नेवर स्मूथ. और अगर उसके अपोजिट उस चीज़ को अपोज करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हों, तो उल्टा क्या है, वो स्ट्रगल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हपड़ तपड़ मच जाती है उसको करने में, राइट. तो ब्रेकिंग ग्लास से हमें पता चलता है कि ये जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और क्या है, केओटिक है, बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो रहा है. द शैटर्ड मून इज अ सरप्राइजिंग इमेज. अब मून जो है वो कभी आपने सोचा है कि भाई वो शैटर हो गया, ऐसा तो आप कभी नहीं सोचते, राइट. आप डेली रात को देखते हो कि भाई मून एज इट इज आपको दिख रहा है. मून्स आर यूजुअली स्टेडी एंड दिस वन ब्रेक्स. और क्या है, यूजुअली जब हम मून को देखते हैं तो एकदम शांत और नॉर्मल तरीके से हमको दिखता है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, इस मूवमेंट की वजह से, ओक ट्री की वजह से, ओक ट्री के वहाँ पे होने की वजह से मून जो है वो क्या है, शैटर हो गया है. showing that even stable things can change. और स्टेबिलिटी जो मेंटेन हो रखी थी, इससे पता लगता है कि वो स्टेबिलिटी भी लूज हो सकती है, और बहुत टाइम से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो कभी ना कभी, अगर वो गलत हैं, वो पक्का चेंज होती हैं. Overall, the breaking glass and shattered moon make us think about how everything, including nature, can change. और इन दो टर्मिनोलॉजी से हमें पता चलता है कि सब कुछ, मतलब नेचर भी क्या है, अगर ऐसी मूवमेंट्स आए उसकी वजह से क्या होगा, नेचर भी चेंज होती है. दे शो दैट वी आर कनेक्टेड टू नेचर एंड आर एक्शंस कैन हैव बिग इफेक्ट्स. और यही है कि भाई हमारे जो एक्शंस हैं, ये जो इतने ज़्यादा रैश एक्शंस हम लेते हैं, पेड़ों को ध्यान नहीं देते, एनिमल्स पे ध्यान नहीं देते, इन सब चीज़ों का हम पे उल्टा ही इफेक्ट पड़ेगा. The poem's message is that change is part of life and we cannot ignore it, even if we are busy with our own problems. क्या है कि भाई अगर हम अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, हम ज़्यादा एक वो ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में सोचने का किसके पास टाइम है, राइट. लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना. इससे पता चलता है कि जो चेंज है या फिर इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं जो हमको आगे जाके अफेक्ट करेंगी, और हमारे अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा हैबिटेट है, उसको इतना अफेक्ट कर रही हैं. सो दैट्स हाई टाइम कि हम इन चीज़ों पे भी ध्यान दें और ना कि सिर्फ अपनी ही लाइफ में बिजी रहें. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बिजी रहते रह गए और ओवरऑल अर्थ ही खराब हो गई, अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है. ऑलराइट, नेक्स्ट. इन द पोएम द ट्रीज, वेयर आर द ट्रीज एंड व्हाट आर दे डूइंग. जो पोएम है ट्रीज, उसमें ट्रीज कहाँ पे हैं और वो क्या कर रहे हैं पूरी पोएम में. In this poem, the poet says that people have put the trees or plants inside their homes. और पेड़ों को क्या कर रखा है हमने, जो जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए, that is our homes, वहाँ पे हमने उनको लाके रख दिया है. The roots and small branches of these trees are trying very hard to get free from the cracks in the floor of the porch. Porch is another word for veranda, all right?
अब क्या हो रहा है कि भाई जो ट्रीज हैं उनकी जो रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि उन क्रैक्स से, जो उन्हीं के स्ट्रगल से बने हैं, उन क्रैक्स से वो छूट के निकल जाए. The leaves push strongly against the glass to break it and the small branches become stiff because they are trying so hard. और क्या है, जो लीव्स हैं वो भी ग्लास की तरफ प्रेशर पुट कर रही हैं ताकि वो टूट जाए, और जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ट्विग्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं जिससे वो स्टिफ हो गए हैं. The poet is trying to tell us that keeping trees inside our homes is like keeping them trapped and locked up. पेड़ों को अंदर रखना इज अ रॉन्ग डीड, इसको आपको नहीं करना चाहिए. इस तरीके से क्या कर रहे हो आप, उनका फ्रीडम उनसे छीन रहे हो. ऑलराइट, तो ये थे आपके सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. आई होप आपको ये पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. थोड़ी सी डिफिकल्ट पोएम है, हल्का सा एकदम से समझ में नहीं आती है, बट आई होप आप पूरे वीडियोस देखोगे, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.